बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक अरसे तक जनरल फैज हमीद के खिलाफ फैजाबाद धरना केस का जो प्रापेगंडा किया जाता रहा, आज बिल आखिर उस गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी गई थी, वो गुब्बारा जब फटा है तो किस तरह नवाज शरीफ बगैर काजी फायज ईसा से हाथ कर गए और जो फैसला है वो फैज हमीद के हक में आया है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। मुतवक्की आर्मी चीफ ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ली है या उनको फारग किया गया है, इस्लामाबाद के अंदर एक नया तूफान है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अवाम अपना बंदोबस्त खुद कर ले, चूंकि आपने नून लीग को वोट नहीं दिया, लिहाजा अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। राना सनाउल्लाह ने ये पैगाम क्यों दिया है? तहरीक इंसाफ के वकील का बलंडर है या मामला कुछ और है? बुशरा बीबी की एक बड़ी आम दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुई है, इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। बुशरा बीबी, आपको इल्म है, उनको बनी गाला मुंतकिल किया गया और पहले तो ये प्रापेगंडा किया गया कि बुशरा बीबी जो है उनको डील करने के लिए ऐसा किया गया और इमरान खान ने ये डील मांगी थी, लिहाजा इमरान खान झुक गया है, सरेंडर कर गया। और बहुत सारे तबके मलामतिया के जो सहाफ़ी थे वो इस हवाले से प्रापेगंडा करते रहे, लेकिन जो पूरी सूरत हाल है वो उस वक्त खुली जब बुशरा बीबी की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई कि मैं तो इधर रहना ही नहीं चाहती, बल्कि यहाँ तो ज़्यादा तंगी है। एक कमरे में रखा गया और अब तो कमरे के अंदर वॉशरूम तक जो कैमरे हैं उनका जिक्र आ रहा है, फिर उनको जहर देने की बातें हो रही हैं, अभी तक उनके टेस्ट नहीं हो रहे। और जो अदालतें हैं, आपको इल्म है, वो अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने की पोजीशन के अंदर नहीं है। पूरा एक सिस्टम जिस अंदाज के अंदर हाईजैक है। लेकिन अब उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि उनको बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, वो दरख्वास्त आज खारिज कर दी गई है। और खारिज किस बुनियाद पर की गई है? और खारिज इस बुनियाद पर की गई है कि इमरान खान बुशरा बीबी के जो वकील हैं वो हाजिर नहीं हुए और उनकी गैर संजीदगी है इस दरख्वास्त के अंदर। ये बड़ी हैरान कुन बात है। शुएब शहीन का इसके अंदर नाम लिया जा रहा है। अदालत ने अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की यह दरख्वास्त खारिज की है। बुशरा बीबी की जानब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त खारिज की है और साथ ही कहा है इज़हार बरमी करते हुए कि अगर बुशरा बीबी के वकील ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाए। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है, मजाक बनाया हुआ है। पता नहीं वो रिलीफ चाहते भी हैं जो उन्होंने मांगा है कि घर से जेल मुंतकिल कर दिया जाए। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत पहुंचे और कहा कि रास्ते में नाके लगे हुए थे, लेट हो गए। मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि गिल साहब, आपकी दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी है, अब आप बहाली दरख्वास्त दे सकते हैं। वकील ने कहा कि हम पटिशन बहाली की दरख्वास्त अभी थोड़ी देर बाद के अंदर दे रहे हैं। तो अब ये दरख्वास्त बहाल तो हो जाएगी। उसके अंदर वजूहात वकील जब लिखते हैं कि ये मामला था, ये मजबूरी थी, बहाल कर दी जाती है। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इस दरख्वास्त के अंदर पेश ना होना, क्या ये तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी कोई हिकमत अमली है या ये जानबूझकर जो है वो केसों की पैरवी उस तरीके से नहीं हो रही? इस पर बहुत संजीदा सवालात जो है वो उठ रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी आज आम डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि फार्म 47 वालों की जबरदस्ती हुकूमत तो बना दी गई है, लेकिन उन्होंने जो लंबे चौड़े वादे किए थे कि पंजाब ने कहा कि हम इतनी बिजली 300 यूनिट फ्री कर देंगे, वफाक ने कहा हम 100 यूनिट फ्री कर देंगे, तो अब आवाम कहती है कि भाई वो बिजली आप फ्री क्या करते, आप तो मजीद महंगी कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर आपने मजीद रोज इजाफा कर देते हैं। तो आप कम अज कम जो पहले वादे किए हैं उन पर अगर अमल ना भी करें तो नई महंगाई का तूफान तो हमारे ऊपर मुसल्लत ना करें। लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने खुलकर बात की है। एक तो उन्होंने बात की है कि जो उन पर हेरवन केस बनाया गया था वो जनरल बाजवा की तरफ से बनाया गया था। इससे पहले वो ये बात करते रहे कि ये इमरान खान ने किया जो कुछ किया। हालांकि शहर यार अफरीदी के साथ जो मेजर जनरल रैंक का एक अफसर बैठकर अपनी पूरी वजाहत दे रहा था और शहर यार अफरीदी को इस्तेमाल किया गया। जब कोई अफीसर कहता है कि ये वाकया ऐसे है और वाकयातन ऐसे हुआ है, तो फिर पॉलिटिकल जो फिगर होता है उसने तो कहना होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने करनी होती है। लेकिन फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो बाद अज़ां पता चला कि ये तो एक पूरा ड्रामा था जो जिसके अंदर हमदर्दी लेने के अंदर जो राना सनाउल्लाह है वो हुए। अब यहाँ पे उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जाली हेरवन केस में जनरल बाजवा बराह रास्त मुलव्वस था। इमरान खान जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे चुका था।
नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि ये इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें खत्म करने के दर पे है, तो हम क्यों मतलब है क्यों ना एक्सटेंशन दे। तो नवाज शरीफ ने भी मजबूरी के अंदर बेचारे ने एक्सटेंशन दी। नवाज शरीफ हमेशा ही मजबूर होता है। अब यहाँ पर एक बात उन्होंने और की, और वो उन्होंने बात की जो मैं समझता हूँ कि अब नून लीग की सफ़ों के अंदर ये एक परेशानी की बात है। वो कहते हैं जी जो कुछ हमने वादे किए इलेक्शन के अंदर आवाम के अंदर, वो वादे पूरा करना अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं हमने आवाम को कहा था कि हमें सादा अक्सरियत दें, तो आवाम ने सादा अक्सरियत नहीं दी, तो लिहाजा अब वो वादे करना पूरे करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए हैं भाई। नवाज शरीफ ग्रुप ने खास तौर पर अवाम जो है उसको महंगाई हम देंगे, अब हम मीशत को मजीद तबाह करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की वायोलेशन भी करेंगे, आइन और कानून की पामाली भी करेंगे। ये सारा कुछ जो भी तबाही और बर्बादी होगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हमारी है मजबूरी। और दूसरा जो अवाम को रिलीफ देना है उसके अंदर जो है वो हमारा भाई अब जिम्मेदारी क्यों नहीं रही, क्योंकि आपने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी। हालांकि हुकूमत आपको दी गई, जबरदस्ती दी गई, यानी अवाम से जबरदस्ती छीनी गई और आपकी रजामंदी के साथ आपके केसेस माफ किए गए, सारा कुछ किया गया। लेकिन अब वो कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी को नहीं, अवाम ने अपना बंदोबस्त खुद ही करना है, हम तो सिर्फ महंगाई देंगे और जिसको अगवा करना हुआ उसको अगवा करने में मुआवनत करेंगे। ये सारी बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ जो जनरल रिटायर फैज हमीद हैं उन पर बहुत तनकीद होती रही एक अरसे तक। एक तो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा कि शायद जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं जनरल फैज हमीद को, तो इस वजह से इसकी हुकूमत हटाना बड़े ज़रूरी है, और अगर ये आर्मी चीफ आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा नून लीग और पीपल्स पार्टी को, तो ये उनको डरावा दिया गया। अब दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि ये एक फैजाबाद धरना केस है जिसका काजी फायद ईसा ने, जब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे या वो तासर देते थे, तो उस वक्त उन्होंने बड़ा तहरीक लबैक का जो धरना था जिसके अंदर कुछ ऐसे कवानीन थे जिनको मुतनाज़ बनाया गया उस वक्त की नून लीग की हुकूमत की तरफ से, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। तहरीक लबैक ने धरना दिया और वो धरने के पीछे बताया गया जी हमारी एजेंसीज हैं, और ये फैजाबाद धरने के अंदर एजेंसीज का जो रोल है वो मुतय्यन किया गया और बहुत सारी सिफारिशात की गई। अब ये सारा जो इल्ज़ाम है उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद पर लगाया गया। अब जनरल फैज हमीद चूंकि उन मुज़ाकरात के अंदर शामिल थे जो दस्तखत हुए मुआहदे पर, उस मुआहदे पर उनके दस्तखत हैं, तो इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा। नवाज शरीफ भी इस पर तनकीद करता रहा। लेकिन अब चूंकि उस वक्त शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे, नवाज शरीफ जा चुके थे, तो अब ये इसका जो एक कमीशन बना है उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जो जनरल फैज हमीद है उनको क्लीन चिट दे दी गई है। तमाम जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो इससे पहले नून लीग के सारे लोग जो बयानिए बनाते रहे कि भाई ये जो कुछ कर रहा था वो फैज हमीद कर रहा था, लोगों को ये चूरन बेचते रहे, मीडिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा करते रहे, और अब जब बयानात देने की बारी आई तो उन्होंने कहा जी फैज हमीद का तो कोई कसूर नहीं है। और इस बुनियाद पर अब ये कमीशन जो है इसने जनरल फैज हमीद ये केस अब समझें जीत गए। फैजाबाद धरने केस ये जंग की रिपोर्ट है, आज की खबर है। मुजाहिरीन के साथ तहरीरी मुआहदा करने वाले ISI के साबिक सरबराह इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और धरना खत्म होने पर मुजाहिरीन में पैसे तकसीम करते वीडियो में दिखाई देने वाले उस वक्त के DG रेंजर मेजर जनरल नवीद अदर हयात को क्लीन चिट दे दिए। कमीशन ने कहा कि फैज हमीद को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मसाले अजकार के तौर पर मुआहदा दस्तखत करना था, क्योंकि उनके पास उस वक्त के ISI चीफ और आर्मी चीफ की इजाज़त मौजूद थी। कमीशन ने धरने की जिम्मेदारी उस वक्त पंजाब में कायम मकाम जो कायम है शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला थे हुकूमत पर आयद कर दी, और ताम शहबाज शरीफ का नाम लिखने से गुरेज किया गया इसके अंदर। यानी उस वक्त की पंजाब हुकूमत कौन थी? शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, वो जिम्मेदार है इस पूरे खेल का, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा गया चूंकि अब वो वज़ीर आज़म है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न की, जो काबिल तारीफ नहीं, ये जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट है, लिहाजा कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमीशन ने सिफारिश की कि रेंजर्स और FC को वापस सरहदों पर भेजा जाए और उन्हें शहरी इलाकों में आने से रोका जाए, उन पर खर्च होने वाले वसाइल पुलिस को दिए जाए। कमीशन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज और मुजाहिरीन से निपटने के लिए एक मुश्तरका मखसूस फोर्स कायम करने की भी सिफारिश की है। इस नुमाइंदे को कमीशन रिपोर्ट पढ़ने और रिपोर्ट के कुछ हिस्सों की नकल हासिल हुई है। कमीशन ने कहा कि किसी भी सियासी और सरकारी शख्सियत ने किसी एजेंसी या रियासती इदारे के धरने से मुतल्लिक कोई बयान या सबूत नहीं दिया, लिहाजा कमीशन धरने से किसी इदारे
یا ریاستی اہلکار کا تحریک لبیک کے دھرنے کو منظم کرنا ثابت نہیں کر سکا۔ کمیشن نے ملک میں انٹیلیجنس اداروں کے بارے میں قانون سازی کی سفارش بھی کی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ فوج ریاست کا مقدس ادارہ ہے، اسے تنقید سے بچانے کے لیے سول امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس سے ادارے پر عوامی اعتماد بڑھے گا۔ کمیشن نے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے آئی بی کو لیڈ رول دینے کی سفارش بھی کی ہے، جبکہ اس وقت کے آئی جی پنجاب پولیس عارف نواز کو کمیشن کے سامنے غلط بیانی پر مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کرنے پر تادیبی کارروائی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کمیشن کو ذمہ داروں کو نامزد کرنے کا کہا گیا، تاہم کمیشن نے ذمہ داروں کا نام لینے کے بجائے وفاق اور پنجاب کو رپورٹ کی روشنی میں متعلقہ لوگوں کے خلاف کارروائی کا کہا ہے۔ اب وفاق کون ہے بھائی؟ اس وقت کا وزیر اعلیٰ جس پر پوری باقر نجفی رپورٹ بھی ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی، لیکن اس کو بچایا گیا، وزیر اعظم بنایا گیا۔ اب اسی طرح اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ ہم اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کر لیں گے۔ تو بہرحال جنرل فیض حمید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے اس پورے معاملے کے اندر کلین چٹ۔ اب دوسرا ایک اور معاملہ جو ہے وہ کل رات سے بہت زیادہ اس پر بحث ہو رہی ہے، اور وہ ہے ایک حاضر سروس جرنل جو ہے وہ ایمن بلال صفدر جو کور کمانڈر منگلہ ہیں، ان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ یہ جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو شکوک و شبہات اس پر اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جس طرح جو سابق جسٹس ہیں اعجاز الاحسن، جس طرح انہوں نے آگے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا تو ان کو پہلے ریٹائر ہونا پڑا، چونکہ ان کے گرد ایسا گھیرا تنگ کیا گیا، پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور پھر ان کے حوالے سے کہ ان کو ریزائن کر کے واپس جانا پڑا۔ اب اس کو بھی اس کنٹیکسٹ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اور شہباز گل نے جو باتیں کی ہیں ان کے بقول تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات کیے جو تحریک انصاف کی فیور کے اندر تھے، اور ان کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ یعنی فارغ کیا گیا بیسیکلی۔ تو جب ان کے گرد کچھ گھیرا تنگ ہوا یا کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے بھی اس کے اندر عافیت جانی۔ اب اس کے اندر رپورٹ جو محسن نواز ہیں وہ کہتے ہیں کور کمانڈر منگلہ لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر قبل از وقت ریٹائرڈ، وفاقی کابینہ نے درخواست منظور کر لی۔ ذرائع کے مطابق کور کمانڈر منگلہ نے وزارت دفاع کے ذریعے وفاقی حکومت سے درخواست بھیجی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید خدمات سر انجام نہیں دے سکتے۔ اب اس پر ماجد نظامی کہتے ہیں کہ قبل از وقت ریٹائرڈ ہونے والے کور کمانڈر منگلہ لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر کے حوالے سے قابل ذکر یہ بات ہے کہ ان کا نام نومبر 2025 میں نئے آرمی چیف کی سینیارٹی لسٹ میں شامل تھا۔ اگر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو وہ جنرل ایمن بلال کا نام بھی بطور آرمی چیف زیر غور آتا، لیکن اب وہ قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ تو ایک ایسا آفیسر جس کا ابھی 2025 کے اندر آرمی چیف کی لسٹ کے اندر نام آنا تھا اور وہ شخص ریٹائر ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا اس کو سوالیہ نشان کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب نومبر 2025 میں نئی جو تقرری کی سینیارٹی کے اعتبار سے لسٹ ہے جرنیلوں کی، جنرل انعام حیدر ملک، جنرل فیاض حسین شاہ، جنرل نعمان زکریہ، جنرل ظفر اقبال، جنرل ایمن جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور جنرل احسن گلریز، یہ اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور عامر رضا اور شہد امتیاز، منیر افسر، بابر افتخار وغیرہ ہیں، لیکن سینیارٹی لسٹ میں عموماً 5 جرنیل آتے ہیں۔ تو یہ لسٹ تھی، لیکن اس کے اندر ایک شخص جو آرمی چیف کی اگلی دوڑ میں شامل تھا، اس کا قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا جو ہے بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے، چونکہ ابھی تک آئی ایس پی آر کی طرف سے آفیشیل اس پر سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اور چونکہ کابینہ نے منظوری دی تو فیصلہ اب پبلک پراپرٹی ہے، لیکن انہوں نے بھی وضاحت نہیں کی، تو مزید ہم شکوک و شبہات کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک طوفان ہے اسلام آباد کے اندر افواہوں کا، اس پر ضرور بات آفیشیل جو ورژن ہے وہ ضرور آنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔